हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे क्लास 12th केमिस्ट्री चैप्टर 1 विलियन सॉल्यूशन, जिसमें देखेंगे हिमांक का ऑर्नमन डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। ठीक है, तो देख सकते हो इसका पूरा आपका डेरिवेशन करेंगे और इसे चित्र से भी आसानी से समझेंगे। तो यार प्लीज वीडियो को आखिरी तक देखना। तो चलो चैप्टर 1 विलियन सॉल्यूशन हिमांक का ऑर्नमन देखते हैं। ठीक है, तो हिमांक का अवनमन से पहले आपको सबसे पहले पता होना चाहिए हिमांक के बारे में। तो देखो हिमांक क्या होता है। किसी द्रव का हिमांक वह ताप है जिस पर द्रव का वाष्प दाब उसकी ठोस अवस्था के वाष्प दाब के बराबर होता है। मतलब कि जब द्रव ठोस अवस्था में बदल जाए तो वही तापमान आपका हिमांक कहलाता है। किसी द्रव का हिमांक वह तापमान है जिस पे द्रव का वाष्प दाब ठोस अवस्था के वाष्प दाब के बराबर हो जाए, अर्थात ऐसा टेम्परेचर जिस पर द्रव ठोस में बदल जाता है वही आपका हिमांक कहलाता है। ठीक है, तो ये बात है फ्रीजिंग पॉइंट की। ठीक है, तो हिमांक के बारे में समझ गए। अब बात करते हैं हिमांक का अवनमन। तो किसी विलायक में कोई अवाष्पशील पदार्थ घोलने पर उसका वाष्पदाब जो होता है वो कम हो जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप हिमांक भी कम हो जाता है। अर्थात वाष्पदाब अवनमन के कारण विलयन का हिमांक शुद्ध विलायक के हिमांक से कम होता है। क्या कहा गया? अगर आप विलायक में अवाष्पशील विलेय घोल दो तो उससे वाष्पदाब कम हो जाता है, जिससे जिससे क्या होता है, हिमांक भी कम हो जाता है। वाष्पदाब अवनमन के कारण विलयन का हिमांक जो होता है शुद्ध विलायक के हिमांक से कम होता है। तो देखो इसे समझते हैं। तो देखो आपको पहले समझना होगा। देखो अगर मान लो आपका कोई विलायक है जो कि द्रव है। ठीक है, यहाँ पे आपका कोई विलायक है जो कि लिक्विड फॉर्म में है, द्रव की अवस्था में है। ठीक है, तो ये जो विलायक है आपका ये अभी द्रव की अवस्था में है। अभी अगर आपका ये जो विलायक द्रव की अवस्था में है तो आपको पता है ये धीरे धीरे आपका कुछ समय पश्चात वाष्पित होने लगेगा और वायु में जाने लगेगा। तो अभी इसका जो वाष्प दाब है वो क्या है? अधिक है। ठीक है, वाष्प दाब अधिक है, आराम से वाष्पित हो रहा है और वायु में जा रहा है थोड़ी देर बाद। ठीक है, आप बात करें अगर इस विलायक पे हम आपका क्या मिला दें? अर्ध आपसे कहा गया अवाष्पशील विलेय मिला दे। देखो ये अवाष्पशील विलेय आपको दर्शा रहे हैं कि इस विलायक पे अगर अवाष्पशील विलेय मिला दें हम लोग तो क्या हो जाएगा? अवाष्पशील विलेय मिलाने से इसके वाष्प दाब में कमी आ जाएगी। अब ये कम वाष्पित होगा। ठीक है, पहले अच्छे से वाष्पित हो रहा था, अवाष्पशील विलेय मिलाने से इसका वाष्प दाब जो है उसमें कमी आ गई। ठीक है, और ये जो वाष्पदाब अब कम हो गया इसी के कारण आपका हिमांक भी कम हो जाएगा, जैसा कि आपको थ्योरी में बताया था। ठीक है, हिमांक भी इसका क्या हो जाएगा? वाष्पदाब कम होने के कारण कम हो जाएगा। ये जो आपका हिमांक है वो क्या होता है आपको बताया, जब द्रव ठोस में बदल जाए तो वही तापमान आपका हिमांक होता है। तो किसी विलायक में कोई अवाष्पशील पदार्थ घोलने पर वाष्पदाब कम हो जाता है, जैसा कि आपको बताया अवाष्पशील विलेय मिलाने पर वाष्पदाब कम हो गया, जिसके परिणाम स्वरूप हिमांक भी कम हो गया। ठीक है, हिमांक भी जिसके परिणाम स्वरूप कम हो गया। अब कहा गया अर्थात वाष्पदाब अवनमन के कारण, ये जो वाष्पदाब में अवनमन कह रहा है ना, ये कमी कह रहा है हिमांक में। ठीक है, देखो कह रहा है अर्थात वाष्पदाब में अवनमन के कारण क्या होता है, इस पे आपका हिमांक जो कम हो गया। मान लो अगर आपका विलयन जो है ये आपका विलयन बना ना, विलायक में विलेय मिलाओगे विलयन बन जाएगा। तो आपका मान लो विलायक का हिमांक जो है आपका, वो विलायक का हिमांक मान लो हम लोग मान लेते हैं TF नॉट। ठीक है, TF देखो TF नॉट, F से मतलब समझ रहे हो फ्रीजिंग पॉइंट और T से टेम्परेचर। ठीक है, और ये जो TF है ये विलयन का हिमांक है। तो यहाँ से आप कह सकते हो कि ये जो आपका TF नॉट है वो ज्यादा है TF से, मतलब कि TF नॉट क्या है आपका? विलायक का हिमांक है, और TF क्या है? विलयन का हिमांक। तो किसका हिमांक ज्यादा है? विलायक का। वही आपसे कहा गया TF नॉट ज्यादा है किससे? TF से। TF नॉट इज ग्रेटर देन TF। ठीक है, तो शुद्ध विलायक के हिमांक से कम हो जाता है। देखो वाष्पदाब और नमन के कारण विलयन का हिमांक जो होता है विलायक के हिमांक से कम हो जाता है। जो विलयन का हिमांक TF है वो विलायक के हिमांक TF नॉट से कम हो जाता है, अर्थात TF नॉट इज ग्रेटर देन TF। ठीक है, देख सकते हो TF नॉट ज्यादा होता है, TF होता है कम। तो ये बात आपको समझ में आ रही होगी कि विलायक का ज्यादा हो जाता है हिमांक और विलयन का हिमांक हो जाता है कम। ठीक है, और ये क्यों हुआ? क्योंकि अवाष्पशील विलेय मिला दिया हमने, जिससे उसका वाष्पदाब में कमी आई और हिमांक में भी कमी आ गई। ठीक है, आप देखो आगे बात समझो। इसका जो मेन पॉइंट है आपसे देखो
पहले देख लो हिमांक क्या था, वह तापमान जिस पर द्रव का वाष्प दाब उसकी ठोस अवस्था के वाष्प दाब के बराबर हो जाता है। फिर कहा गया किसी विलायक में कोई अवाष्पशील पदार्थ घोलने पर उसका वाष्प दाब कम हो जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप हिमांक भी कम हो जाता है। अर्थात वाष्प दाब और नमन के कारण विलयन का हिमांक शुद्ध विलायक के हिमांक से भी कम हो जाता है। ठीक है, अब आगे बात समझो। आगे कह रहा है आपका विलायक और विलयन के हिमांक का अंतर डेल्टा टीएफ ही हिमांक का अवनमन कहलाता है। मतलब ये जो डेल्टा टीएफ है किसके बराबर हो जाएगा, विलायक और विलयन के हिमांक का अंतर। मतलब विलायक का हिमांक और विलयन के हिमांक को अगर आप घटा दोगे तो आपको हिमांक का जो अवनमन है, हिमांक में जो कमी वो मिल जाएगी। ठीक है, तो यहां से आप लिख सकते हो डेल्टा टीएफ इक्वल टू टीएफ नॉट माइनस टीएफ। और टीएफ नॉट माइनस टीएफ क्यों हुआ, क्योंकि टीएफ नॉट बड़ा था। ठीक है, इसलिए हमने डेल्टा टीएफ इक्वल टू टीएफ नॉट माइनस टीएफ लिखा है। ठीक है, तो विलायक और विलयन के हिमांक का अंतर ही हिमांक का अवनमन कहलाता है। और हिमांक का अवनमन डेल्टा टीएफ इक्वल टू टीएफ नॉट माइनस टीएफ, जहां टीएफ नॉट शुद्ध विलायक का हिमांक, टीएफ आपका विलयन का हिमांक है। ठीक है, तो ये बात आप समझ सकते हो, टीएफ नॉट शुद्ध विलायक का हिमांक, टीएफ विलयन का हिमांक और डेल्टा टीएफ हिमांक का अवनमन है। ठीक है, अब आगे देखो, इतनी बात समझ में आ गई। अब आपसे आगे कहा गया, देखो आगे आपसे कहा गया विलयन का हिमांक अवनमन डेल्टा टीएफ। ठीक है, हिमांक में जो अवनमन डेल्टा टीएफ है वो विलयन की मोललता स्मॉल एम के समानुपाती होता है। ठीक है, डेल्टा टीएफ किसके समानुपाती होता है, एम के। तो हमने लिखा डेल्टा टीएफ प्रोपोर्शनल या समानुपाती का चिन्ह एम। ठीक है, और जब समानुपाती हटेगा तो एक नियतांक आएगा जिसे मोलल अवनमन स्थिरांक के एफ कहेंगे, और ये स्मॉल एम आपका मोललता है। ठीक है, तो डेल्टा टीएफ प्रोपोर्शनल एम डेल्टा टीएफ बराबर के एफ एम, जहां के एफ मोलल अवनमन स्थिरांक, स्मॉल एम मोललता। अब मोललता स्मॉल एम इक्वल टू फॉर्मूला होता है विलेय के मोलों की संख्या बटा विलायक का भार ग्राम में और ऊपर 1000 का गुणा। तो मोललता हम इसके पहले वाले वीडियोज में देख चुके हैं, तो उसको जरूर देख लेना। और मोल का विलेय के मोलों की संख्या का फॉर्मूला होता है भार बटा अणुभार, तो स्मॉल डब्ल्यू अपॉन स्मॉल एम, और विलायक का भार कैपिटल डब्ल्यू मान लिया और ऊपर 1000 का गुणा। अब अगर इसे सॉल्व कर लो तो स्मॉल डब्ल्यू इंटू 1000 बटा स्मॉल एम इंटू कैपिटल डब्ल्यू। ठीक है, देखो ये स्मॉल एम आपका मोललता था और ये जो नीचे आपको स्मॉल एम दिख रहा है वो आपका अणुभार है। ठीक है, तो यहां से आपका डेल्टा टीएफ इक्वल टू आ जाएगा के एफ इंटू एम की वैल्यू क्या है, मोललता की वैल्यू स्मॉल डब्ल्यू इंटू 1000 और बटे में क्या आ जाएगा, स्मॉल एम इंटू कैपिटल डब्ल्यू। ठीक है, तो ये आपका फॉर्मूला जाके बनेगा। ठीक है, तो पूरा समझ सकते हो। आगे भी आपको बताते, देखो डेल्टा टीएफ इक्वल टू क्या था, के एफ इंटू एम। तो एम की वैल्यू हमने रख दी क्या, स्मॉल डब्ल्यू इंटू 1000 बटा स्मॉल एम इंटू कैपिटल डब्ल्यू। अब बात करें स्मॉल डब्ल्यू कैपिटल डब्ल्यू क्या है, तो स्मॉल डब्ल्यू आपका विलेय का भार है, स्मॉल एम आपका विलेय का अणुभार है। ठीक है, कैपिटल डब्ल्यू आपका विलायक का भार है, और के एफ आपका मोलल अवनमन स्थिरांक है, और डेल्टा टीएफ को तो जानते हो हिमांक में अवनमन है। ठीक है, तो समझ सकते हो आप डेल्टा टीएफ इक्वल टू के एफ इंटू एम था, एम की वैल्यू पूरी रख दोगे और इस फॉर्मूले से आपको न्यूमेरिकल भी मिलेंगे। ठीक है, तो आसानी से सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, जिसका मान निकालने का है इसी फॉर्मूले से आप निकाल लेना। तो देख सकते हो के एफ मोलर अवनमन स्थिरांक और डेल्टा टीएफ आपका हिमांक में अवनमन। तो विलयन का हिमांक अवनमन डेल्टा टीएफ विलयन की मोललता के समानुपाती होता है। ठीक है, तो ये बात थी हिमांक और नमन हिमांक की। तो यार वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना और चैनल पे न हो तो सब्सक्राइब जरूर करके जाना। ओके, थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो।